नमस्कार, जय श्री राम। कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। कल से लगातार एक चर्चा इस देश के अंदर बनी हुई है कि राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा जो भूमि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए ली जा रही है उसमें करीब 16 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया है। दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि जो लोग घोटाले का आरोप लगा रहे हैं उनकी समाज के अंदर विश्वसनीयता क्या है। दूसरी चीज़, जिन लोगों पर घोटाले का आरोप लगाया गया है उनकी विश्वसनीयता के बारे में क्या समाज को किसी प्रकार का कोई संदेह है। ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत सारी चीज़ें लगातार इस देश के सामने आती रहेंगी, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य जो है वो किसी भी प्रकार से मंदिर के निर्माण को रोकना है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर के केंद्र के चुनाव तक लगातार वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी एक जगह अगर सरकार नहीं रहे और कांग्रेस और उसके साथी दल अगर सत्ता में आ जाएं तो फिर राम मंदिर के निर्माण को वो किसी भी स्थिति में जाकर के रोकने का प्रयास कर सकते हैं। हम इसमें सबसे पहला एक चीज़ देखेंगे। कल की जो पृष्ठभूमि थी उसको मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग की गई और इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताने की कोशिश की गई कि एक ही दिन में जो 2 एग्रीमेंट हुए हैं उसमें एक एग्रीमेंट में मिस्टर अंसारी ने उस लैंड को 2 करोड़ रुपए में ख़रीदा है और उसके बाद उसी लैंड को 18 करोड़ रुपए में 18.5 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेचा है। इसलिए 5 मिनट के भीतर ही उस लैंड की कीमत उन्होंने 16 करोड़ रुपया ज़्यादा वसूल की है और ये देश के सामने बताने की कोशिश की गई। एक खास बात है ये कि जो पेमेंट हुआ है वो पेमेंट RTGS के माध्यम से किया गया है। ये बात आप सब दिमाग में रखिएगा। अब बात यह है कि जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा इस संबंध में क्या कहा गया है। हम सबसे पहले अभी लेटेस्ट वक्तव्य आया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के श्री चंपत राय जी की ओर से, जरा उसको हम आपको दिखाना चाहते हैं और वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको जरा पढ़िएगा गौर से तो आपको समझ में आ गई। ऊपर से पहली लाइन से पढ़िए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र प्रेस वक्तव्य। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर को वास्तुशास्त्र के अनुसार भव्य स्वरूप प्रदान कराने, शेष परिसर को सभी प्रकार से सुरक्षित तथा दर्शनार्थियों के लिए सुविधापूर्ण बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इस निमित्त मंदिर के पूर्व व पश्चिम भाग में महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस जगह के संबंध में विवाद है उसके बारे में जानकारी देखिए। इस निमित्त मंदिर के पूर्व व पश्चिम भाग में निर्माणाधीन परकोटा व रिटेनिंग वॉल की सीमा में आने वाले महत्वपूर्ण मंदिरों स्थानों को परस्पर सहमति से क्रय किया जा रहा है। तीर्थ क्षेत्र का निर्णय रहा है कि इस प्रक्रिया में विस्थापित होने वाले प्रत्येक संस्थान व्यक्ति को पुनर्वासित किया जाएगा। पुनर्वास हेतु भूमि का चयन संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों की सहमति से किया जाएगा। बाग विजयसी अयोध्या स्थित 1.20 हेक्टेयर भूमि इसी प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण मंदिरों जैसे कौशल्या सदन आदि की सहमति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्रय की गई है। ध्यान देने योग्य यह है कि उपरोक्त वर्णित भूमि अयोध्या रेलवे स्टेशन के समीप मार्ग पर स्थित एक प्रमुख स्थान है, प्राइम लोकेशन है। आप देखिए कि जो स्थान जिसके संबंध में भूमि क्रय की गई, जिसको लेकर के बात कही जा रही है, उसकी लोकेशन क्या है वो उनके द्वारा बताई गई। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कहा गया है उनके द्वारा कि इस भूमि के संबंध में वर्ष 2000 इस भूमि के संबंध में वर्ष 2011 से वर्तमान विक्रेताओं के पक्ष में भिन्न भिन्न समय पर 11, 17 व 19 में अनुबंध संपादित हुए। खोजबीन करने पर यह भूखंड हमारे उपयोग हेतु अनुकूल पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों से संपर्क किया गया। भूमि का जो मूल्य मांगा गया उसकी तुलना वर्तमान बाजार मूल्य से की गई। अंतिम देय राशि लगभग 1423 रुपये प्रति वर्ग फीट तय हुई, जो निकट के क्षेत्र के वर्तमान बाजार मूल्य से बहुत कम है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो उनके द्वारा बताया गया, क्योंकि आप किसी भूमि की कीमत के बारे में उस स्थान के आसपास की भूमि की कीमत से देखेंगे, ठीक है ना। मूल्य पर सहमति हो जाने के पश्चात संबंधित व्यक्तियों को अपने के पूर्व के अनुबंधों को पूर्ण करना आवश्यक था।
तभी संबंधित भूमि तीर्थ क्षेत्र को प्राप्त हो सकती थी। तीर्थ क्षेत्र के साथ अनुबंध करने वाले व्यक्तियों के पक्ष में भूमि का बैनामा होते हुए ही तीर्थ क्षेत्र ने अपने पक्ष में पूर्ण तत्परता एवं पारदर्शिता के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित व पंजीकृत कराया। तीर्थ क्षेत्र का प्रथम दिवस से ही निर्णय रहा है कि सभी भुगतान बैंक से सीधे खाते में किए जाएंगे, जिससे संबंधित भूमि की क्रय प्रक्रिया में भी इसी निर्णय का पालन हुआ। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सरकार द्वारा लगाए गए सभी कर आदि का भुगतान किया जाए। अब वो महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2011 में जो एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में 2 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। उस एग्रीमेंट को लगातार बढ़ाया जाता रहा। उस एग्रीमेंट टू सेल जो था, अब जिस व्यक्ति ने 2011 में उस लैंड को कुछ पैसे देकर के खरीद लिया था, आज की डेट में वही मालिक माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति से अगर सौदा करेगा तो वही व्यक्ति करेगा। उन्होंने अगर ट्रस्ट को जमीन दी है तो ट्रस्ट को जमीन देने के लिए अब उनको क्या करना चाहिए था कि वो एक्चुअल मालिक बने। एक्चुअल मालिक कब बनेंगे? जब उन्होंने जो प्रीवियसली जिस व्यक्ति से लैंड खरीदी है उस व्यक्ति के साथ में वो एक रजिस्ट्री संपादित करेंगे कि उसको कंप्लीट कि वो उसके मालिक बन जाएंगे। तो रजिस्ट्री संपादित होगी, वो किस रेट में होगी? जिस रेट में उस व्यक्ति के साथ 2011 में अनुबंध किए जाने के बाद वो राशि जो उनको दी गई थी, उसी राशि में जो तय हुई थी, उसी राशि में एग्रीमेंट हुआ और उनने उतनी राशि में अपने लिए रजिस्ट्री करी और उसके बाद जो तय हुआ उसके हिसाब से ये रजिस्ट्री उनने ट्रस्ट के लिए करा दी। लोगों के अंदर एक प्रश्न है और वो लगातार इस बात को पूछ रहे हैं और चल भी रहा है। उन्होंने कहा कि जब ये लैंड की मालिक वो पाठक फैमिली थी तो फिर पाठक फैमिली से सीधा क्यों नहीं कराया? पहली चीज ये समझिएगा कि इस लैंड के संबंध में जो एग्रीमेंट टू सेल था वो अंसारी और अन्य लोगों के पक्ष में था। पाठक फैमिली से उनका एक एग्रीमेंट था जिसके संबंध में वो एक राशि दे चुके थे। आज जमीन को बेचने की जो अधिकारिता थी वो सिर्फ और सिर्फ अंसारी एंड और बाकी के लोगों की थी। अब वो जो बाकी के लोग बेचेंगे, अगर ट्रस्ट इसी बात को उस पाठक फैमिली से अगर लेता तो ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट के आधार पर अंसारी एंड और उनके सहयोगी जो तो वो डिस्प्यूट कर दे इसको इस एग्रीमेंट के पालन में। और अगर वो एक बार लैंड फिर से डिस्प्यूटेड हो जाती तो फिर ट्रस्ट उस लैंड को खरीद ही नहीं सकता था। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है कि संजय सिंह के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप में उन तथ्यों को छुपाया गया है जो तथ्य पूर्व के अनुबंध पत्रों के आधार पर सामने आने चाहिए थे। एक सनसनी फैलाने के उद्देश्य से पूरे देश के अंदर ट्रस्ट को बदनाम किए जाने का प्रयास किया गया। यह बताने की कोशिश की गई पूरे देश के अंदर कि ट्रस्ट में जो भी निर्माण कार्य ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है उसकी पारदर्शिता नहीं है। जबकि मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ट्रस्ट काम कर रहा है उनके बाकायदा अकाउंट से संबंधित कई फर्मों को इस संबंध में हायर किया गया है, जो फर्में इनके लेखा जोखा से लेकर के सारे मार्गदर्शन जो भी है क्रय विक्रय के संबंध में जो मार्गदर्शन है वो देने का काम करती है और उसके बाद ही सारी छानबीन होने के बाद ही किया जाता है। तो जब वो लैंड ले ली गई, उस लैंड के बारे में जो सनसनी फैलाई गई, उसमें जो बाकी के पीछे के तथ्य थे उन तथ्यों को छुपाया गया। अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो आप ये देखिएगा कि इस महत्वपूर्ण चीज में कि उस महत्वपूर्ण चीज में ये जो देखने की जो बात है वो इतनी सी है कि जो मिस्टर राहुल गांधी थे और उनके जो सहकार थे वो किस प्रकार से एकदम से इस पूरी प्रक्रिया के अंदर सक्रिय हुए और उनके द्वारा किस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया के अंदर सक्रिय होने के बाद और किस प्रकार से ट्वीट किए जा रहे हैं। लगातार उनके द्वारा इस देश को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से बड़ा राम भक्त इस देश के अंदर और कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता और लगातार राम के नाम को लेकर के बाकायदा उनके द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे लोगों को ये लगे कि राहुल गांधी को भगवान राम के मंदिर के निर्माण की सबसे ज्यादा चिंता है। आप एक बात सोचिएगा कि राहुल गांधी जो हैं वो आज क्या ट्वीट करते हैं, वो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, राहुल गांधी उनकी बहन ने जो ट्वीट किया वो आप जरा देखिएगा। सबसे पहले चीज आप ये देखिएगा, ये राहुल गांधी जी का ट्वीट है और ये ट्वीट जो है वो देखिएगा। श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म हैं, उनके नाम पर धोखा देना अधर्म है। ये वो राहुल गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकार में
जिनकी तरफ से उनकी माताजी के द्वारा नियंत्रित सरकार के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात का शपथ पत्र दिया गया था कि राम काल्पनिक है और राम जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए जब राम ही काल्पनिक है तो राम सेतु का क्या मतलब है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, दूसरी चीज़ जो है वो आज प्रियंका वाड्रा को देखिएगा। करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। आप बहन भाई दोनों से एक निवेदन है कि आपने इस राम मंदिर के निर्माण के लिए जो भी राशि दी हो, कम से कम उस राशि को देश की जनता को तो दिखाइएगा, देश की जनता को बताइएगा ना कि आपने कितनी राशि दी थी। और आपने जब राशि दी नहीं है राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो आपकी अगर श्रद्धा भगवान राम में नहीं है, आप भगवान राम का उपयोग सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं, जब जरूरत होती है तो राम का विरोध करके तुष्टीकरण करके देश के दूसरे लोगों का वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जब आपको लगता है कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं का वोट चाहिए तो फिर आप तिलक लगा करके निकलते हैं, मंदिरों में पूजा करने के बाद निकलते हैं, हाथ में नारियल लेकर के घूमते हैं और फिर आप लोग बताने की कोशिश करते हैं कि राम के अनुयायी है। आप दोनों भाई बहन ने एक भी रुपया अगर राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया हो तो आप इस देश के सामने व्यक्त कीजिएगा कि आपने एक भी रुपया दिया गया। अब आप एक महत्वपूर्ण चीज देखिए कि जब फैसला नहीं आया था, जब ये सौदा नहीं हुआ था, उससे पहले ही फैसला आने के बाद किस प्रकार से वहां की लैंड की कीमत बढ़ती। आप देखिए, ये अयोध्या में जमीन की कीमतें दोगुनी हुई हैं। ये जो जमीन की कीमत दोगुनी किए जाने की बाद में ये दिखाया जा रहा है, इधर इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है और इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि अयोध्या में जमीन की कीमतें दोगुनी हुई हैं। अब कब हुई हैं ये देखिएगा आप जरा, ये देखिए, ये जो है, ये एक बात, ये आप ऊपर तारीख देखिए, सितंबर 21 2020 की रिपोर्ट है, मतलब आज से करीब 10 महीने पहले की रिपोर्ट है। इसमें क्या कहा गया है, कोरोना की महामारी के चलते जहां देश भर में प्रॉपर्टी मार्केट में सुस्ती छाई हुई, भगवान राम की नगरी अयोध्या में तस्वीर पूरी तरह उल्टी है। अगस्त में राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद से महज 1 महीने में यहाँ प्रॉपर्टी के दाम करीब दोगुने हो गए हैं। इसमें 9 महीने पहले राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल सूट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कीमतों में आई 30-40% की तेजी शामिल है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि अयोध्या के आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम उछल गए हैं, 1000 से 1500 रुपये वर्ग फीट तक पहुंच गए हैं। 20 शहर में रेट अभी 2000 से 3000 रुपये वर्ग फीट की रेंज में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कोई आसानी से अयोध्या में 900 रुपये वर्ग फीट में भी जमीन नहीं खरीद सकता था। आप देखिए कि दुगने से लेकर तिगुने दाम। आगे देखिएगा और कौन क्या कह रहा है प्रॉपर्टी के संबंध में, अयोध्या जी में प्रॉपर्टी के संबंध में। देखिए, ये नीचे देखिए, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, क्या कह रहे हैं, बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट वन could easily buy land in Ayodhya town for less than rupees 9,000 square feet. Now property rates even in Ayodhya hinterland have sort of rupees 1,000 to 1,500 per square feet. In the heart of the town, the rates are currently in the range of rupees 2,000 to 3,000 per square feet. मतलब आप जिस सौदे के संबंध में जो बता रहे हो, मैं जो आप बताना चाह रहा हूं कि जो सौदा जो बताया गया है कि साहब उस सौदा 2 करोड़ रुपए को लेकर के आज 18 करोड़ रुपए में जो सौदा किया गया है, उस सौदे के संबंध में जो अयोध्या जी के अंदर जो लैंड की कीमत है, आप देखिए दूसरी रिपोर्ट। जमीन की एकाएक मांग बढ़ने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का ऐलान है। उन्होंने तीर्थ शहर में 3 स्टार होटलों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ इसे भारत का वेटिकन बनाने का वादा किया था। वैसे तो अयोध्या दशकों से राजनीति के केंद्र में रहा है, लेकिन शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बिल्कुल जुदा है। नजदीकी होटल फैजाबाद शहर में 6 किलोमीटर की दूरी पर है, ये भी यहाँ का बताया गया। अब एक और चीज, एक और लेटर देखिएगा आप, ये रामनगरी के सबसे नजदीक बसने वाले गांव हैं, ये गांव हैं। इन्हीं में से एक गांव में भगवान राम की 251 मीटर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने का राज्य सरकार प्रयास कर रही है। सूत्रों की माने तो इन क्षेत्रों में बड़ी जमीनों की खरीद फरोख्त पर लोगों ने इसकी अनुमति लेनी होगी और ये सारा का सारा चीजें दिखाई जा रही। अब प्रश्न इतना सा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप के लगाने के पीछे की मंशा क्या है? क्या आम आदमी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने इस देश के अंदर राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई चंदा दिए जाने का आह्वान किया? क्या उनमें से किसी भी व्यक्ति ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के लिए कोई चंदा देने का काम किया?
क्या आप इनके द्वारा जिन तथ्यों के साथ बात कहने की कोशिश की है, क्या उन्होंने पूरे तथ्य देश के सामने बताए? इनका एन केन प्रकरण जो उद्देश्य है वो सिर्फ उद्देश्य इतना सा है कि किसी भी कीमत पर इस मामले में एक डिस्प्यूट पैदा करना, लोगों के अंदर छवि खराब करना, जिससे लोगों को ये लगने लगे कि ट्रस्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, और देर सवेरे अगर वो ताकत में आते हैं तो इस बात की कोशिश की जाए करने का उनका प्रयास है कि किसी भी कीमत पर इस मंदिर निर्माण के कार्य को रोकना। लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से जान गई है। आप देखिए कि कल से आज तक आधिकारिक स्तर पर जो भी बातें आई हैं वो बाद में आई हैं, लेकिन आम जन ने इस संबंध में सारी जानकारी निकालने के बाद देश के लोगों को सूचित करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि किसी भी प्रकार से ये जो दावा जो किया गया था वो पूरी तरह से दावा गलत है, षड्यंत्रकारी है, और ऐसे दावों के आधार पर किसी प्रकार की कोई मंदिर निर्माण में बाधा नहीं आनी चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लोग लगातार इस बात के प्रयास कर रहे हैं और करेंगे और आगे प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से कोरोना में लाशों को लेकर के सनसनी फैलाई गई, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का काम किया गया, रेमडेसिविर के कालाबाजारी किए जाने का काम किया गया, जिस प्रकार से और दूसरी चीज़ों को लेकर के इस देश के अंदर परेशानियां उत्पन्न करने की कोशिश की गई, उसी प्रकार ये भी एक अभियान के तौर पर है। और इस अभियान का उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना सा है कि किसी भी कीमत पर राम जन्मभूमि का निर्माण रोका जा सके और लोगों की जनता के अंदर उसके प्रति भ्रम पैदा करे। जिस तेजी के साथ मंदिर निर्माण किया जा रहा है और जिस भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण होना है वो इन देशद्रोहियों को पचने वाला नहीं है, और इसीलिए पूरी ताकत के साथ तुष्टीकरण के लिए और अपनी चुनावी राजनीति को के स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए राम मंदिर के निर्माण पर लगातार इसी प्रकार के षड्यंत्रों के साथ देश की जनता को गुमराह करने के लिए आगे आएंगे। ऐसे लोग लगातार कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन हमको और आपको इस बात का विश्वास रखने की आवश्यकता है कि जो लोग मंदिर निर्माण से जुड़े हुए हैं वो अपना तन मन और धन समर्पित करके मंदिर निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। इसलिए उनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का कोई संदेह इस देश के लोगों को नहीं होना चाहिए। पूरी पारदर्शिता के साथ जो काम किया जा सकता है वो होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि उपयोगिता पर निर्भर करता है, क्या कि लैंड को कहीं दूसरी जगह से ला करके नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि सीमेंट अगर हमारे पड़ोस में अच्छे से नहीं मिल रही है तो उन्होंने कहा दूसरी जगह से सप्लाई कर ली जाएगी जहां सस्ती पड़ रही होगी, किसी और माध्यम से मंगाई जाएगी, लेकिन लैंड तो जो है वही होगी। उस लैंड को जो बेच रहा होगा उस व्यक्ति से ही भाव किया जाएगा, जो उसका मालिक होगा उसी से बात की जाएगी। अगर उस लैंड के संबंध में किसी प्रकार से अगर कोई भाव अगर कभी कभार ज्यादा भी देना पड़ता है, लेकिन हमारी उपयोगिता की चीज है और हमारा उसके लिए बहुत आवश्यकता है, तो कभी कभार ऐसा होता है हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इस बात की होती है कि हमको उस जमीन का भूमि का ज्यादा दाम दे करके खरीदना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए हमारी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। और जब हमारी उपयोगिता है किसी चीज के लिए तो दाम पर उस जगह नहीं देखा जाना चाहिए। हम तो भगवान राम के अनुयायियों ने तो पूरा झोली भर करके दान दिया है, पूरी ताकत के साथ दान दिया है। अगर कोई चीज 1 रुपए की अगर चीज अगर 10 रुपए में भी मिल रही है और राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक है तो खरीदिएगा। भाई हमको पैसा तो अगर और आवश्यकता पड़ेगी तो इस देश की जनता और भी पैसा देने को तैयार है। पैसे की कोई कमी इस मंदिर निर्माण में नहीं आने दी जाएगी। इस बात के लिए देश की जनता पूरी तरीके से संकल्पित है। तो इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि जिन लोगों को तकलीफ हो रही है उन लोगों की तकलीफ को हम लोगों के द्वारा सिर्फ जानकारी करके और उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश किए जाने की आवश्यकता है, और इस प्रकार के भ्रम जो फैलाए जा रहे हैं उन पर कोई विश्वास किए जाने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत।